नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आप लोग देखते होंगे कि जहां एक ओर भारतीय अवाम ताकत दल इसका मुख्य निवेदन रहता है कि और समझाने की कोशिश रहती है और काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहन इस बात पर सहमत भी होंगे कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है बिखराव की, जबकि हमारा राष्ट्र एक है और जो बिखराव की स्थिति हमारे संविधान के लगने के पहले थी, यानी जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसने एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमारी जितनी भी पहचान थी जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, वो सभी पहचान को वो उसको एमलगमेट करके एक मेल्टिंग पॉट में एक माने क्या पिघलाने वाले बर्तन में सारी पहचानों को पिघला करके उसने एक ही पहचान दी भारतीय नागरिक के रूप में। क्योंकि हमारा देश अब ये देश नहीं बल्कि एक राष्ट्र बन गया है, नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट भारत है और जिसका कि एक संविधान है और उसी संविधान से, भारत के संविधान से ये हमारी जो व्यवस्था है इस देश की या इस राष्ट्र की उसी से संचालित है, उसी से नियंत्रित है। तो हमारे देशवासियों की भी जो पहचान है उसी भारत राष्ट्र के अनुसार है और ये पहचान का परिचय जो है हमारे भारत का संविधान अपने प्रस्तावना में जो यानी पहले ही वाक्य से कराता है, कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को उसको समझने की आवश्यकता है कि हम इस देश के, इस भारत के नागरिक हैं। ये तो रहा यथार्थ, लेकिन जो दूसरा जो कड़वा यथार्थ है कि हम भारतीय नागरिक होने के बावजूद भी जो हमारा संवैधानिक वजूद है जो है हम इस संवैधानिक वजूद के अनुसार और जो कि एकता के लिए भी बहुत जरूरी है वैसा आचरण, वैसा व्यवहार, वैसा माहौल नहीं है। यही देश के लिए घातक है और इसी की चिंता जो है वो भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से वो जतलाता रहता है, बताता रहता है। और
तो अच्छा, और इसमें संविधान लगने के संविधान लागू होने के यूँ समझ लीजिए कि 50 और 71 वर्ष बाद भी, हाँ 71 वर्ष बाद भी आज भी वो जातियों के आधार पर बिखराव का तांडव, संप्रदाय के आधार पर बिखराव का तांडव, भाषाओं के आधार पर बिखराव का तांडव, और भाषाओं के आधार पर जो प्रांत बनाए गए उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो प्रांतीय कट्टरता का तांडव, और बाकी और जो यानी क्षेत्रीयता के आधार पर, समूह के आधार पर तांडव तो खैर होता ही है। तो इससे जो है हमारी जो भारतीय एकता है, जबकि हमारा संवैधानिक वजूद कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो अपनी भारतीय एकता को बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा नुकसान वो हो रहा है। तो बिखराव के अलावा इन्हीं बुराइयों के आधार पर आपसी भेद विभेद और आपसी तनाव और नफरत और हिंसा, तमाम बातें, इनके प्रति चिंतित होने के बजाय ये जो विघटनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में, यानी मैंने जो बुराई है, जो यूं कह लीजिए जो जहर है जातिवाद का, संप्रदायवाद का, भाषावाद का और भाषा के आधार पर बनाए गए प्रांत के आधार पर जो प्रांतवाद का और क्षेत्रवाद और समूहवाद इत्यादि तो है ही। तो जो ये विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दल के बीच में है, वो यहाँ तक इसको बुराई तक नहीं मानती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जातिवाद एक बहुत बड़ा जहर है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बुराई है इस हमारे मुल्क राष्ट्र के लिए। उसको बुराई तक नहीं मानती है, और वो भी सार्वजनिक रूप से कहती रहती है। जातिवाद को कई राजनीतिक दलों के द्वारा, और एक बार तो मैंने सुना था, वो जो नीतीश कुमार है बिहार का मुख्यमंत्री, और नीतीश अकेले ही नहीं है, ऐसे कई नेता हैं जो कि कहते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं, जातिवाद को इस देश की एक भयानक बुराई के रूप में नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाद एक हकीकत है। और इसी प्रकार संप्रदायवाद को भी बोलते हैं यह हकीकत है। तो नीतीश कुमार जैसे लोगों को, और जिनकी यह मानसिकता इस कदर जो है वो प्रदूषित हो गई है, उनकी आदतें इस कदर प्रदूषित हो गई हैं, तो उनको भारतीय जनता दल उनको भी और उनके शरीके जितने भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि जातिवाद हकीकत नहीं है महोदय। जातिवाद जो है एक बहुत बड़ा जहर है, इस जहर की हकीकत है। और उसी प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि संप्रदायवाद एक हकीकत है, भाषावाद एक हकीकत है, या भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं और प्रांतवाद या प्रांतीयता या प्रांतीय कट्टरता एक हकीकत है, ये सब हकीकत नहीं, इस देश की सबसे बड़ी जहर की हकीकत है। जहर तो है, उसकी सच्चाई है, और उस जहर को खत्म करना ही होगा।
यदि इस राष्ट्र को कायम रखना है तो, और इस राष्ट्र को भारत राष्ट्र के रूप में कायम रखना और मजबूत रखना है तो जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर, भाषावाद का जहर और भाषागत जो प्रांतवाद का जहर, और फिर क्षेत्रवाद और समूहवाद और भी कई वाद हैं। इन जहर को जो खत्म करना ही होगा, और जब खत्म करने की बात होती है तो उसको खत्म करने की जो भावना है, जो जज्बा है, जो कटिबद्धता है, वह वही होने की आवश्यकता है जो कि हमारे परम राष्ट्रभक्त और महान कूटनीतिज्ञ दार्शनिक चाणक्य जी ने कुश को समाप्त करने के लिए कुश की जड़ में मट्ठा डाल करके कुश को जड़ से समाप्त किया था। तो समाप्त करने की जरूरत है, और साथ साथ ऐसे लोगों को भी जो मिलने वाले समर्थन को भी समाप्त करने की जरूरत है, जो कि कहते फिरते हैं कि जातिवाद या संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद एक हकीकत है। तो महोदय, ये हकीकत नहीं, इस देश के लिए सबसे बड़ी बुराई की हकीकत है, उसकी वास्तविकता है, ये तो मालूम है। तो लोगों का दृष्टिकोण इस संबंध में कितना प्रदूषित हो गया है और कितनी धृष्टता पूर्वक उस कदर हो गया है। तो खैर, भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय अवाम में पूरा विश्वास है कि भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव और इत्यादि के महत्व को समझेगी, उसको उचित महत्व भी देगी, और ऐसी ताकतों को जो कि नीतीश कुमार जैसे लोगों की जो सोच है उसको भी शिकस्त देते हुए भारतीय एकता और भारतीयता आधारित माहौल को स्थापित करेगी। सिफत और विशेषता इस बात की है कि ये ताकतें, ये विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बीच में हैं, वह हमारे तंत्र पर और हमारे सिस्टम पर और हमारे संसाधनों पर वो काबिज है। और उससे भी दुख की बात, ये हमारी मानसिकता पर भी काबिज है। तो सर्वप्रथम भारतीय जनता दल अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से ये बताना चाहता है कि सबसे पहले उनको अपनी मानसिकता से उतार फेंकिए कि ये इस तरह की ताकतें हमारे भारतीय समाज की और हमारे देश की बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं, शत्रु हैं, बहुत खतरनाक शत्रु हैं। तो इसलिए यानी जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद के आधार पर और प्रांतवाद और भाषागत प्रांतवाद के आधार पर, और भी क्षेत्रवाद, समूहवाद और भी है, इसके आधार पर जो एक साजिश, एक घटिया किस्म की नीति जिसको कि इन सबों ने राजनीति नाम दे रखा है, उसको समाप्त करने की जरूरत है, उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। इसी बात को बार बार कई रूपों में और कई तरह से भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है।
तो सबसे पहले अपनी मानसिकता से, इसलिए कि हमारे आपके मानसिकता पर भी वो हुकूमत चला रहे हैं। ये ताकतें, ये विघटनकारी ताकतें जो है हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता पर भी वो हुकूमत चला रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी मानसिकता से उनको निकाल फेंकिए। और इसमें जो कि बताया गया है कि सबसे बड़ा जो आवश्यक जो तत्व है, मर्म है, यह है सबको सम्मान देना। हमारा जैसा कि इस बात को मैंने बार बार भारतीय जनता दल कहता रहता है कि हमारे समाज का एक खासियत तबका काफी एक कंसिडरेबल चंक या एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है किन्हीं कारणों से अपने को अलग थलग महसूस करता है। और जहाँ तक भारतीय जनता दल का प्रश्न है, वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि जो अलग थलग जो महसूस करने की जो समस्या है, वो है कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए बराबरी के आधार पर, और बराबरी और समानता के आधार पर जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारे खास करके हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इनको सम्मान देने की जरूरत है, और सम्मान के लिए मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है। इनको मेल जोल के आधार पर गले लगाना, सामने खाट पर बिठाना, खाट पर भी सामने खाट पर बिठाना इत्यादि कई तरह के इसके उपाय हैं। तो उनको सम्मान देकर के और उनमें ये विश्वास जगाना, यह देश और देश के लोग सभी लोग आपके साथ हैं, और आपको भी इसी वातावरण में आना होगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे उसी तबके के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किया है, आंदोलन चलाए हैं, जागरूकता पैदा की है, और भारत के संविधान के निर्माण में तो उनका योगदान तो अप्रतिम तो है ही। तो उनकी जो चिंता थी और उनकी जो सोच है कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, ये जाति विहीन समाज होना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि भारत के संविधान जो है उनकी सोच और हमारे वो जो अमर शहीद रहे हैं, परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो। अच्छा, ये लोग कहाँ के हैं, इसकी जानकारी तो आप सभी को होगी ही। जैसे खुदीराम बोस हमारे जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार के, और श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक की, सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के, और श्रीमती रानी गडेलियो वो नागालैंड की यानी जनजात से आती थी। तो अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले जो है हमारे भारत के और हमारे भारत की मिट्टी के कोने कोने से ये रणबांकुरे या हमारे यानी इतनी महान विभूतियां आई हैं। भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से
ये कहना चाहता है कि जहां इस देश को इस तरह के प्रयास की आवश्यकता है, वहीं पर ये राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो क्योंकि इनके पास संसाधन है, रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े भूखों से बोल रहे हैं, तो इन पर एक शब्द नहीं बोलते। उनके भाषण जरा सुनिए। एक कहता है, मान लीजिए वो अखिलेश यादव, भाजपा जा रही है, भाजपा डूबने वाली है और सपा आ रही है, इनका डबल इंजन का गेम खत्म होने वाला है और हम बिल्कुल आ रहे हैं, बस यही बात। और उसके जवाब में जो श्री मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, बस वो लाल टोपी है तो वो रेड अलर्ट है, इस तरह की बातें इतनी ओछी ही नहीं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जिनकी मानसिकता ऐसी है और जो कि सार्वजनिक रूप से इस तरह से प्रकट होती रहती है, तो ऐसे लोग, हमारे देश के लोग, ऐसे लोग हमारे देश के लोगों को, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और इस देश को और इस भारतीय समाज को क्या दे सकते हैं? बहुत सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो और कहने मतलब एक भी चिंता, एक भी बात, यानी जनता की तकलीफ क्या है, वो इनके मुंह से निकलता नहीं है। और इसीलिए जब सत्ता में आते हैं तो इनकी पूरी योजना रहती है कि कैसे लुभा करके वोट की रणनीति बनाई जाए, वोट छीना जाए। अब जैसे कीमतें, प्राइसेस, जो इसमें हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को बहुत परेशान कर रही है, विशेष करके गरीब और आम भारतीय भाई बहनों को। अब ये कोरोना का दौर करीब 2 साल से चल रहा है और उसमें हमारी जो है वो अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ है। हमारे जो आर्थिक जो गतिविधियां, उसको भी धक्का लगा है और हमारे भारतीय भाई बहनों के रोजगार भी छूट गए हैं, बेरोजगारी भी आ गई है। यह एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में है। अब इसको कैसे हल किया जाए, इस पर किसी भी दल का जरा भी कोई ईमानदारी नहीं दिखती है, सिवाय उसको भुनाने की। तो जो कीमत की बात ले लीजिए, इसके विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने कई बार कहा है और अभी भी बता रहा है कि हमारे देश का बहुत सारा जो पैसा जो है, और इन्हीं ताकतों ने जो चुनाव में बोल रहे हैं, इन्हीं ने हमारा ही पैसा लूट करके और हम गरीब या हम भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है। और यह बात श्री मोदी जी को भी मालूम है और जितनी भी पार्टियां बराबर रट मार रही हैं कि महंगाई, डीजल पेट्रोल, ये उनको भी मालूम है। तो भारतीय जनता ताकत दल ने कहा था कि यदि इसी काले धन को ही ला दें, और आज की तारीख में वो करीब 11 से लेकर 12 लाख करोड़, लगभग 12 लाख करोड़ का काला धन विदेशी बैंकों में, और इन्हीं डकैतों ने
इन्हीं डकैतों ने यानी हमारा आपका पैसा लूट करके काला धन के रूप में जमा किया। वही डकैत जो है जो कि इसमें चुनाव जो कि आपसे वोट मांग रहे हैं, इन्हीं डकैतों जो ये डकैत जो कि आपसे वोट मांग रहे हैं, इन्होंने ही इस देश को लूट करके विदेशी बैंकों में आज की तारीख में लगभग 12 लाख करोड़ का काला धन वो जमा किया हुआ है। तो काला धन तो एक बहुत बड़ी समस्या है भी। और हमारे मोदी महोदय 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल में बोला भी था कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि भोपाल में एक लिख करके यदि उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए कि कितना लूटा है, तो वो शून्य बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा, ये बोला था मोदी महोदय ने। लेकिन सत्ता मिलते ही उसकी बात भूल गए और कम से कम जो ये माँ बेटे मैंने राहुल गांधी मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से आज की तारीख में 190 लाख करोड़ है। तो वो इसको न तो ये ला रहे हैं और न तो इस पर वो बात करने तक को तैयार है। भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार बताया हुआ है कि कम से कम इतना ही माँ बेटे का ही जो के नाम से जो काला धन है 190 लाख करोड़, उसी को ला करके डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी या छूट दे करके कीमतों को कम किया जा सकता है। अब देखिए विचित्रता कि काला धन ला करके कीमतों को कम करके हमारी जो आम जनता है, हमारे जो गरीब जनता है, उसको जो कि महंगाई से पिस रही है, उसको राहत दिलाई जाए, ये कोई भी राजनीतिक दल वो नाम नहीं ले रहा है। इसको जानने की जरूरत है। यानी इस तथ्य को पहचानने की जरूरत है कि कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह रहा है कि जो काला धन है, काला धन को ला करके और जो खास करके डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी दे करके, इसलिए कि डीजल पर सब्सिडी देने से डीजल की कीमतें गिरने से बाकी और चीजों की कीमतें स्वतः वो गिर जाती हैं, क्योंकि जो ढुलाई का प्रभार है, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो कम हो जाते हैं, तो महंगाई अपने आप जो है वो नीचे आती है। तो काला धन ला करके इस भयानक महंगाई से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने गरीब भारतीय भाई बहनों, अपने आम भारतीय भाई बहनों को राहत दिलाई जाए, इस पर एक भी राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है। क्यों? चूंकि इन्हीं का तो काला धन है। तो जरा देखिए कि कितना ये नाटक कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना ये मतलब जो विश्वासघात कर रहे हैं ये सब राजनीतिक दल, और खास करके जीएनपीसी इसमें सबसे आगे है। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसी का तो मैंने इसका काले धन में तो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी के जमाने में जो मैंने ये इसी के जमाने में इन डकैतों ने हमारा आपको पैसा लूट करके जो विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है, वह आज की तारीख में 12 लाख करोड़ है। तो सबसे बड़ी डकैत तो यही है। लेकिन ये डकैत जीएनपीसी जो है ये नहीं कह रही है कि भाई काला धन ला करके हमारी महंगाई से पिसती हुई, महंगाई से परेशान
हमारी जनता को राहत दिलाई जाए, ये नहीं करे। बस डीजल पेट्रोल की महंगाई इसी को बोल रहे। इसीलिए ये जो पार्टियां हैं इस देश की और हमारी आवाम की कितनी दुश्मन है और कितना झूठ बोलती हैं और कितने ये भुलाव और कितने भुलाव में रखती है। और काला धन ला करके महंगाई को कम किया जाए। एक भी पार्टी, एक भी राजनीतिक दल जो कि महंगाई से बोल करके बहुत वो हमदर्दी दिखाना चाहते हैं अपने भारतीय भाई बहनों के प्रति, वो कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना धोखा दे रहे हैं, इसको पहचानने की आवश्यकता है। तो महंगाई पर तमाम हमदर्दी जताने वाले, महंगाई पर तमाम दम भरने वाले और इस तरह से नाटक करने वाले को हमारे आदरणीय भारतीय आवाम ठीक से पहचाने कि इसमें से कोई भी दल ये नहीं कह रहा है कि जो इसी देश का पैसा, हमारे भारतीय भाई बहनों का ही पैसा, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा इन्हीं डकैतों ने लूट करके जो विदेशों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है, उसी को ला करके महंगाई से अपनी त्रस्त भारतीय आवाम को राहत दिलाई जाए, कोई नहीं बोल रहा। चूंकि ये अपने काला धन को बचाने में लगे हुए हैं और ये भी जान लीजिए कि जब इनको सत्ता मिल जाएगी फिर ये लूटेंगे और फिर वो काला धन को बढ़ाएंगे और उल्टे आपसे वो हमदर्दी झूठी वो जतलाएंगे कि महंगाई और इत्यादि। तो वैसे इस संबंध में हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को जानना यह आवश्यक है कि 1947 या 1950 के बाद सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री का कालखंड था और उनका समय था जिन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया और उसको नीचे लाए। और जहां तक महंगाई का प्रश्न है, ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, सन 1971 में जो है बांग्लादेश शरणार्थियों के कारण और युद्ध के कारण महंगाई उस समय तिगुनी और चौगुनी हो गई थी। यह भी देश को जानना चाहिए। तो जिसका अपने देश पर तिगुनी चौगुनी महंगाई थोपने का एक इतिहास रहा है, वो आज नाटक कर रहा है कि महंगाई वाली बात। तो इस जीएनपीसी को ठीक से पहचानने की आवश्यकता है और पहचान करके, और ये कई असल बात है कि किसी सिर्फ महंगाई ही मुद्दा नहीं है। ये जीएनपीसी जो है इस देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है। इसका जो रिकॉर्ड जो है मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, देश के साथ गद्दारी का वो रिकॉर्ड है इसका, इन समूह का। देश के ये लुटेरे भी हैं और देश के गद्दार भी हैं। तो कई रूपों में ये अभिशाप है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यानी इनकी गतिविधि जो है समाज विरोधी और देश विरोधी है। और देखने वाली बात है कि जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं और हमारे देश में जो हिंसा फैलाते हैं, जो उपद्रव करते हैं, उन तत्वों को ये राजनीतिक पार्टियां पालती हैं। ये भी एक वो विडंबना है। इस पर कोई भी दल नहीं बोलता है। विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वह इसी जीएनपीसी के
गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के या समाजवादी पार्टी के और सबसे अधिक जो है जो ये ममता बनर्जी की टीएमसी के जो है वो एजेंट होते हैं। और इसको कई बार बताया गया है कि हमारे भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, उस तबके में जो कट्टरवादी तत्व है, वो कट्टरवादी तत्व इसी जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के और समाजवादी पार्टी के और आपके टीएमसी या ममता बनर्जी के पाले हुए एजेंट हैं। और वो कट्टरवादी तत्व के साथ वो उसमें कुछ हिंसक भी हैं, उपद्रव भी मचाते हैं। और जब भी इनको हिंसा उपद्रव और आगजनी तोड़फोड़ वो करवानी होती है तो उन्हीं से करवाते हैं। और ये दशा सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से नहीं आती है। जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है और उनमें जो उपद्रवी और इस टाइप के तत्व हैं, वो भी राजनीतिक दलों के ही द्वारा जो है वो पाले जाते हैं, खास करके आपके बीजेपी के द्वारा। अब बीजेपी के जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बजरंग दल है और भी भारतीय युवा वाहिनी करके तमाम है, तो उनमें कट्टरवादी तत्व, हिंसक तत्व हैं उसमें। और वो इन्हीं बीजेपी और बीजेपी के जो सहायक यानी फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पाले जाते हैं। दुख इस बात का है कि हम आप जो है बिल्कुल बढ़ करके, कुछ लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपाइयों को सपोर्ट करते हैं, कोई जो है ये जेएनपीसी को करते हैं, कुछ टीएमसी को करते हैं। यही विडंबना है। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर कहता है, आप एक होइए। आप भारतीय हैं तो भारतीयता के आधार पर आपको एक होना पड़ेगा। एक होकर के ये सारी शक्तियों को, ये सारी जो समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, इनको नष्ट में नाबूद करना होगा। और आपको एक माध्यम मिला हुआ है, चुनाव, ईवीएम, और वहां पर अपनी ताकत दिखाइए और इनको नष्ट में नाबूद करिए। इनको नष्ट में नाबूद किए बिना और कोई उपाय नहीं है। आप साल भर बोलते रहें, 5 साल बोलते रहें, आप भी बोलते रहें, और जो है और इन समूह का तांडव चलता रहे। इस सिलसिले का अंत करना है। अब वो अंत की शुरुआत यहीं से होगी कि जब आप इन शक्तियों को, विघटनकारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर आप शून्य करेंगे। और ये जान लीजिए कि इनका किसी भी रूप में, कैसे भी आपकी समस्याओं से, आपकी चिंताओं से कोई सरोकार नहीं है। झूठ का दिखावा, झूठ की वो हमदर्दी, सिर्फ आपका वोट छीनने के लिए। देख लीजिए जो भाषण हो रहे हैं। एक कहता है कि बीजेपी जाने वाली है, बीजेपी डूब रही है, इनका जो डबल इंजन है वो किसी काम का नहीं है, बल्कि दोनों इंजन आपस में वो टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आ रही है और हमारे जो है वो 400 सीटें हैं, बस इसी तरह की बात है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री होकर के लाल टोपी, रेड अलर्ट, जिसका इतना गिरा हुआ मानसिकता है, और बहुत माने ये सोच करके काफी शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री की सोच की लाल टोपी की बात करता है। यानी हमारे आवाम की तकलीफें क्या हैं, उसकी समस्याएं क्या हैं, न तो उस पर वो ये बात करते हैं सर।
और उसका समाधान क्या है न तो उस पर बात करते हैं। और तो समझ जाइए कि ये आपको क्या क्या दे सकते हैं, जो कि सार्वजनिक रूप से भी जो नहीं कर पा रहे हैं, वह हमको आपको या हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को क्या दे सकते हैं। जाहिर सी बात है। इसलिए इनको पहचानिए ये। और वैसे तो अब सवाल इस बात का है कि ये जो कि हमने आपको हमने और आपने इनको सत्ता पर बिठा दिया है, सिस्टम पर काबिज हो गए हैं, संसाधन पर काबिज हो गए हैं। उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके जो है पूरे आपकी पूरी आपकी मानसिकता को मेस्मराइज किए हुए हैं, नजरबंद किए हुए हैं। उसके आगे आपको जो है आप सोच न पाए, इस तरह की नजरबंदी या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक नजरबंदी या साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशन। तो इस स्थिति से बाहर आना होगा। और बाहर आने के लिए जब तक ये रहेंगे, ये पूरे समाज में जो है वो जहर घोलते रहेंगे। तो इसका अंत करना होगा। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर अब आप लोगों से निवेदन कर रहा है कि इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करिए, तब कुछ अच्छा वातावरण आएगा। नहीं तो क्या समझते हैं कि ये महंगाई बोल करके और जो है और डीजल पेट्रोल की बात बोल के क्या ये दूर कर देंगे? सपा वाले दूर करेंगे, बहुजन समाज पार्टी वाले दूर करेंगे, टीएमसी वाले दूर करेंगे, ये लुटेरी और इस देश की दुश्मन जेएनपीसी दूर करेंगे? हरगिज नहीं। झूठ बोल सकते हैं सब, जो कोई भी दूर कर सकता है, जो कि कम से कम मनसा से, दिल से वो ईमानदार है। बताइए, गुंडा राज फैलाने वाली, गुंडा राज का पूरा माहौल लाने वाली, और जो है किसी की भी संपत्ति को हड़प लेना, किसी भी खुले प्लाट को हड़प लेना, फर्जी बैनामा करने वाले, और हर एक मैंने कुछ अफवाह छोड़ दी, हर एक जो है पुलिस स्टेशन को जो है वो इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को से बदला लेना, इस तरह का माहौल। और शासन में जो है अपने आदमियों को, जाति विशेष के आदमियों को, चपरासी से लेकर ऊपर, और जो नौकरी है, मैंने झूठा पुलिस भर्ती करके, यानी जो है वो भ्रष्टाचार भी और जातिवाद का भी तांडव। अरे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जो है महज कि जो है वो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल को उसका अध्यक्ष बनवा करके किसी खास जात विशेष के लोगों को उसमें भर्ती करना। तो ऐसे लोग, और यही नहीं, तमाम फर्जी जो है वो इंस्टीट्यूशंस, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पैसे वो लेकर के, जो कि यानी जो कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को ये हत्या कर रहे हैं। और फिर नकल का तांडव। ऐसे करने वाले जो है आज जो वो वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी तो 4-5 साल जब तक वो योगी जी का शासन था, तब तक ये हाइबरनेशन में वो छुपे हुए थे। इनका अता पता नहीं था। लगभग ये राजनीतिक रूप से मर चुके थे। इनको जिंदा करने वाले यही योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ही पंचायती राज का चुनाव
करा करके इनको 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 जीवनदान दे दिया, एक अमृत दान दे दिया। और इनका कोरोना का पीरियड हो चाहे कुछ पीरियड हो, इनका अता पता नहीं था। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये आपस में कितने मिले हुए हैं। अब मिले हुए नहीं बल्कि बीजेपी जो है एनपीसी को ही नहीं पाल रही है, ये जो है समाजवादियों को भी पाल रही है। वो जो टीएमसी है या उसकी जो ममता बनर्जी है, यह भी देश को जानना जो है बहुत जरूरी है। जो ममता बनर्जी है टीएमसी वाली पश्चिम बंगाल की, उसकी हर एक गतिविधि इस तरह की है, देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी। माने कितनी खतरनाक है वो, यानी घोर सांप्रदायिक। उसका जो चरित्र है घोर सांप्रदायिक। तो इस तरह की इस तरह की मुख्यमंत्री एक पल के लिए भी जो है वो सत्ता में बने रहने का उसका अधिकार नहीं है। इसके लिए यानी ये तर्क नहीं चलेगा कि वो चुनी हुई है। वोट कैसे मैंने जो है वो छीना जाता है और छीना जा रहा है, ये जग जाहिर है। तो एक पल के लिए भी जो है यानी जो भारत को आवश्यकता है जिस माहौल की, उसके अनुसार तो एक पल के लिए भी जो है वो सत्ता में बने रहने का उसका वो अधिकार नहीं बनता है। तमाम अपराधियों का और तमाम जो है वो हिंसक तत्वों का, गुंडों का, माफियाओं का पूरा जो है वो तांडव है वहां पर। और सांप्रदायिक और घोर सांप्रदायिक तत्वों का, और उन्हीं के जरिए जो है वो घोर सांप्रदायिकता का वो तांडव करवाती है। खास करके दुर्गा पूजा के माने अवसर पर, उसके जुलूसों पर ये तो देखने को मिलता है। चुनाव खत्म होने के, अभी जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव खत्म हुआ था, खत्म होने के बाद जो है यानी जिन इलाकों से उसको पता चला था कि इसको वोट नहीं मिला है, वो आम जनता को अपने गुंडों से उसको यानी प्रताड़ित करना और हिंसा का शिकार बनाना। अरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उल्टे उनको भी जो है हिंसा का और अन्य अमानुषिक वृत्तियों का वो शिकार बनाना, ये सब मोदी जी सब जानते हैं। और कोई भी जिसकी भक्ति, थोड़ी सी भी भक्ति अपने आवाम के प्रति हो, इस देश के प्रति हो, वह एक पल के लिए भी इस ममता बनर्जी, चाहे भले वो चुनाव के जरिए वो सत्तासीन हो गई हो। संविधान में व्यवस्था है, धारा 356 है, तुरंत इसको जो है बर्खास्त करने की आवश्यकता है। लेकिन मोदी जी, अब सबको याद होगा कि उसके जीतने पर सबसे पहले बधाई देने वाले, और उसी अच्छा, और वो धृष्ट भी है, हैंकड़ीबाज भी है। तो उसे धृष्ट, हैंकड़ीबाज और अराजक और घोर सांप्रदायिक, समाज विरोधी, देश विरोधी जो वो है ये ममता बनर्जी के द्वारा अपने ही राज्यपाल वो जगदीप धनखड़ को बराबर जो है वो अपमानित करवाते रहते हैं मोदी जी, और अपने ही जो है जो कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनवाते हैं। वो ममता बनर्जी के हिंसक गुंडे तत्वों के द्वारा फिर भी वो बर्खास्त न करते हुए, फिर भी ममता बनर्जी को बर्खास्त न करते हुए उसको पाल रहे हैं। अब
लोगों में जिज्ञासा होगी कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब सामने आ रहा है कि उनको पाल करके अब वो जो विरोध पक्ष है, विरोधी दल है, उसको बांटने के लिए अब ये समाचार आ रहा है ना कि ममता बनर्जी जो है वो जो है कांग्रेस का या जेएनपीसी का स्थान वो उसका स्थान लेना चाहती है और काफी कांग्रेसियों को विभिन्न प्रदेशों में वो निकल जाना चाहती है। गोवा में कर रही है और त्रिपुरा में और यहाँ पर ये असम में, मतलब कि तमाम प्रदेशों में वो कांग्रेस को ही कमजोर करके, कांग्रेस को ही खा करके कांग्रेस का स्थान माने लेने का कि उसकी मंशा दिख रही है। और यही मोदी जी इसीलिए उसको पाल रहे थे कि विपक्षी एकता जो है वो टूट ही रहे। तो और विपक्षी एकता जो वो टूटी रहेगी, तभी वो 2024 का चुनाव वो जीत पाएंगे। अब देखिए, इतनी खतरनाक ये ममता बनर्जी को मोदी जी अपने सत्ता की हवस पूरा करने के लिए उसको पाल रहे थे। मोदी जी क्या कहते हैं कि हमारे लिए जो है व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। यह देश देखा है कि इस मोदी महोदय के लिए देश कभी भी बड़ा नहीं रहा। हमेशा इनका व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता हथियाने का और इस कदर है इनका व्यक्तिगत स्वार्थ देश हित के ऊपर इतना हावी है कि इतनी खतरनाक ममता बनर्जी को जो कि संविधान की धारा 356 से उसको तुरंत सत्ता से बाहर करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को राहत जानी चाहिए थी और राहत दिलाई जा सकती है, उसको न करके पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर ये थोपे हुए हैं मोदी जी, सिर्फ इसके लिए, सत्ता के लिए, कि उनको सत्ता जो है हासिल हो सके 2024 में। तो जो हमेशा अपने इस सत्ता की हवस के लिए इस तरह का जो है वो षड्यंत्र कर सकता है, और वो कहता भी है कि हमारे लिए जो है देश सबसे ऊपर है, देश और देश के लिए अच्छा नेशन फर्स्ट की बात वो बोलता भी रहता है। लेकिन हमारे देश के लोग देखें कि वो कितना व्यक्तिगत स्वार्थी है, सत्ता के लिए जो है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को हमेशा देश के ऊपर रखता है मोदी जैसे लोग। और मोदी अकेले नहीं है, सत्ता हथियाने के लिए तो जो जेएनपीसी के लोग और सपा के लोग, बसपा के लोग, टीएमसी के लोग किस कदर गिर जाते हैं, समाज को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं। तो इन समूह का तो रिकॉर्ड ही वो दूसरा है। जेएनपीसी को देख लीजिए ना, इसका जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, वो देश को ही बांट करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवा करके 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़ करके सत्ता वो हत्या था। तो यह देश को जानना चाहिए। और किसको जेएनपीसी ने किसको नहीं मरवाया। जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको जो है शेख अब्दुल्ला के जरिए जो है जम्मू कश्मीर की जेलों में मरवाया था नेहरू जो है। और ये गद्दार इंदिरा गांधी शास्त्री जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, अपने ही जो है मंत्रिमंडल के सहयोगी
सहयोगी ललित नारायण मिश्र जी को, और एक नगर वाला था बैंक का कर्मचारी, उसकी हत्या ऐसी हुई थी कि वह इंदिरा गांधी की आवाज बोल करके बैंक से कैश वो निकलवाता था। तो ये बात जो है वो सन 70 के दशक की है, शुरुआती में। तो जब ये बात सार्वजनिक हुई कि भाई जब नागरवाला इंदिरा गांधी की आवाज बोल करके वो जो कैश बैंकों से कैश निकलवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदिरा गांधी खुद जो है बैंक से सीधे कैश निकलवाती हो। ये बात जब सार्वजनिक हो रही थी, संसद में भी बात उठ रही थी और उसके जांच की मांग उठ रही थी, इस बीच में उसे नागरवाला जो बैंक का कर्मचारी था उसकी हत्या हो गई। तो यानी ऐसे पाप को छुपाने के लिए इस तरह की हत्याएं करके सत्ता पर काबिज रहने वाले और देश के दुश्मन ये एनपीसी और उसके तमाम ये जो गद्दारों का, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी और गद्दार जो है ये राजीव गांधी और इत्यादि। और सिफत इस बात की है कि ये जेएनपीसी वाले इन्हीं गद्दारों का अपने उनका एक गिरोह है, और बहुत ही खतरनाक गिरोह है। ये बताया भी गया है, इस जेएनपीसी ने एक बहुत ही खतरनाक गिरोह जो है वो पाल रखा है। चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह, चाटुकार पत्रकारों का गिरोह और लुटियन और खान मार्केट गिरोह। ये जो गिरोह है जो कि बहुत खतरनाक गिरोह है, ये इतनी खतरनाक, ये देश के लिए इतनी खतरनाक जेएनपीसी और देश के दुश्मन और लुटेरी, देश को बांटने वाली और देश में कत्लो गारत करके यानी सत्ता हथियाने वाली का, ये उनके पापों को ढकना और उनकी एक झूठी महिमा मंडल का एक और बनाना, वातावरण बनाना, ये काम है इस गिरोह का। तो यानी जब भी वक्त आए तो इस गिरोह की भी अच्छे से जांच की जाने की आवश्यकता है, और इनको जहां तक हो सके देश की सुरक्षा के लिए इनको भी यानी इनको देश के बाहर कर देना परम आवश्यक है। ये जो मीडिया है, एनडीटीवी, आज तक, न्यूज 24, क्या समझते हैं कि वो इस देश के हैं? हर वक्त जो है इतनी खतरनाक जेएनपीसी के पक्ष में वो माहौल बनाते हैं। उसके जो एंकर हैं, जो इन खतरनाक जो है टीवी चैनलों के, एनडीटीवी वगैरह के, रवीश कुमार, मानक गुप्त, संदीप चौधरी और कुछ तो थे लेकिन अब वो दिखते नहीं, अविशाल शर्मा, ये जो पत्रकार हैं या एंकर हैं, अविशाल शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और ये विनोद दुआ तो मर गया, और ये आशुतोष और राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, शेखर गुप्त और राहुल कंवल, अजीत अंजुम, तमाम है। ये बहुत ही खतरनाक देश विरोधी गिरोह है, और इसी तरह के पत्रकारों के गिरोह के द्वारा इस जेएनपीसी के सारे पापों को
यानी गद्दारी के पापों को, उसके लूट के पापों को और भी देश विरोधी पापों को ढकना और झूठी महिमा मंडन करके जो है जेएनपीसी के वोट और सत्ता हथियाने की साजिश में ये सब जो है वो सहायक होते हैं। तो देश हमारे अंदर माने देश के अंदर कई भारत विरोधी ताकतों से घिरा हुआ है और भारतीय जनता दल वो बराबर इसकी चिंता भी करता रहता है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताता रहता है। तो इसीलिए सबसे सरल शब्दों में असल बात है कि जो हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है अपने दिनचर्या में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी परेशान रहती है, इतना वो तनी बनी रहती है कि ये सब इतने शातिर किस्म के हैं कि और इनके हथकंडे बड़े वो इंट्रिकेट होते हैं, बड़े उलझे हुए होते हैं। तो कहाँ तक अपना दिमाग लगाए, अपनी बुद्धि खर्च करे। लबे लुबाब ये माने कि ये लबे लुबाब में या मुख्तसर में या थोड़े में ये समझ ले कि ये हमारे भारतीय समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक समय है। जो भारत बनना चाहिए और बनना चाहिए उसमें ये सब जो है बहुत बड़ी बात है और ये कई रूपों में प्रकट भी होता है। कई बार लोग व्यक्त करते हैं भाई, जैसे वो थे ना वो राष्ट्रीय जैसे ये है ना ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बोला था ना किसी मौके पर उन्होंने कहा था कि भारत ने जितनी भी विदेशी ताकतों से लड़ाई लड़ी हैं जो है कोई भी विदेशी ताकत भारत को हरा नहीं पाई है, और कोई भी विदेशी ताकत भारत से जीत नहीं पाई है, बल्कि हम अपनों से हारे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कटु सत्य है। अब इस देश को हराने वाले ताकतें कौन है इसकी पहचान करना जरूरी है, उनको समाप्त करना भी जरूरी है। तो यही तो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज, ये सबसे बड़ी जो है भारत को हराने वाली और गद्दारी करने वाली ये पार्टी है। और ये भी जान लीजिए उसको ये बचाने वाले जो है मोदी जी, वह भी उतने ही खतरनाक है। जैसा कि अभी बताया गया था कि समाजवादी पार्टी जो है लगभग योगी आदित्यनाथ जी के वक्त में लगभग मर चुकी थी, लेकिन उस समाजवादी पार्टी को जीवन दान देने वाले, उसको अमृत दान देने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने पंचायत का या स्थानीय निकायों का चुनाव करवा करके इस मरी हुई समाजवादी पार्टी को जीवन दान दिया। तो और जब चुनाव आ गया तो देख लीजिए ये झूठ का विरोध। तो यही तथ्य जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। ये अंदर से सब मिले हुए हैं और सबसे बड़ी बात हमको, आपको और हमारी आवाम को बांटने के लिए ये सब एक है। उनको पता है कि असली जो ताकत है, जो अल्टीमेट जो पावर है वो आवाम के पास है। इसलिए आवाम को कमजोर करने के लिए ये जितने भी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टीएमसी, ये सब जो है हमको आपको बांट करके कमजोर से कमजोर करने में हर वक्त जो है ये सक्रिय हैं और इनकी साजिश है। इसके विपरीत भारतीय जनता दल आपको मजबूत करना चाहता है और आपको एक करके और आप जो है मजबूत कैसे होंगे, आप एक होंगे भारतीयता के आधार पर। तो वो आपको कमजोर कर रहे हैं और भारतीय जनता दल आपको
जो है एक करके मजबूत करना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है। इसीलिए तो इसका नाम है भारतीय अवाम ताकत दल। तो इस मर्म को पहचानिए और इनको और इन ताकतों को नष्ट नाबूद करने के लिए, खास करके जो ये चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, इसमें जो है उनको नष्ट नाबूद करिए। और जिन आकांक्षाओं के आप हकदार हैं, सेवा के हकदार हैं, और उन सेवा को पाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल को आशीर्वाद दीजिए और इनको नष्ट नाबूद करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।